हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रजनीश कौर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 4 ऑफ 8th क्लास साइंस, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आपने आयरन की बनी हुई चीजें देखी हैं, जैसे अपने क्लासरूम में बेंचेस, है ना। अपने घरों में आपने विंडोज, रॉड्स, फर्नीचर, डोर हैंडल्स, इसी तरह से एल्युमिनियम यूटेंसिल्स आपने देखे हैं अपनी किचन में। देन कॉपर वायर्स आर देयर। तो इन चीजों को आपने प्रैक्टिकली देखा है ना। तो जिस चीज को हमने देखा होता है उसको समझना, उसको पढ़ना, दैट इज मच इजियर देन अदर्स। आप टेबल 4.1 में देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल आपको बतानी है यहाँ पे। आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, दीज आर द मटेरियल्स। तो अगर अपीयरेंस की बात क्या होती है, जैसे हमें वो दिखता कैसे है, ओके, हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं। वो शाइनी है यानी लस्ट्रस, जिसमें चमक होती है, उसको बोलते हैं शाइनी, या फिर डल है, ठीक है, कोई चमक नहीं है उसमें। और थर्ड कॉलम में हमने बताना है कि इन मटेरियल्स की हार्डनेस कैसी है, वेदर दे आर वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की बात करें तो आयरन का अपीयरेंस कैसा होता है बेटा? यस, इट इज शाइनी। देन कोल, coal is dull. Sulfur, sulfur is dull. Aluminium, it's again shiny. Copper is shiny object. Okay. Then hardness की बात करें, iron is very hard. Coal not very hard. Sulfur not very hard. Again aluminium is very hard. Copper is very hard. तो यहाँ पर हमने देखा, एक ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास निकल कर आ गई, इसको अपनी कॉपी पे लिख लो सारे, ठीक है। क्या? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये जो शाइनी अपीयरेंस वाले ऑब्जेक्ट थे बेटा, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, तो ये लाइन एक सिंपल सी अपनी नोटबुक पे लिख लो पेंसिल उठाकर अभी, बाद में देखते हैं हमने इसका क्या करना है, ठीक है। और जो अपीयरेंस में डल थे, कोल, सल्फर, इनको हमने नॉट वेरी हार्ड लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी बताती हूँ मैं आपको, जो शाइनी अपीयरेंस के साथ वेरी हार्ड की है और डल अपीयरेंस के साथ नॉट वेरी हार्ड की है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमने निकाली इससे वो ये कि जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे, दे आर वेरी हार्ड बिकॉज दे आर नोन एज मेटल्स। ओके, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। और जो डल अपीयरेंस के होते हैं, विच आर नॉट वेरी हार्ड, दे आर नॉन मेटल्स। तो पहली आपके सामने ऑब्जर्वेशन जो आई है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो दो फीचर्स हमें पता चल गए, एक उनके अपीयरेंस के और एक उनकी हार्डनेस के बारे में। फिर हम यहाँ बात करेंगे, the rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. यहाँ पे distinguished का मतलब है कि कैसे पता चलता है हमें, किस तरह से हम इन्हें अलग करते हैं मेटल्स को नॉन मेटल से। तो यहाँ क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ मेटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो किस बेसिस पे हम कर सकते हैं? आंसर में आप क्या लिखोगे? द बेसिस through which we can distinguish metals from non-metals are based on their physical and chemical properties. उनकी physical properties क्या है metals की, non-metals की क्या है, chemical properties क्या है metal और non-metals की, इनके basis पर बेटा हम दोनों में distinguish कर सकते हैं, difference कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको लाइंस लिखाई थी ना, जैसे luster and hardness, they are physical properties of metals, okay, and dullness and not very hard, they are the physical properties of non metals, right? Now next is 4.1 physical properties of metals and non metals। फटाफट से आप पेंसिल लेकर बैठो,
जैसे मैं बोलती जाती हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। फर्स्ट आपने ब्लैक स्मिथ देखा है, ठीक है, जो beating an iron piece on an article made up of iron like a spade, a shovel and eggs, है ना, उसको आपने देखा होगा। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? जब ऐसा कर रहा होता है तो क्या जिस चीज को वो बीट कर रहा होता है, जिस आर्टिकल को, उसकी शेप में कोई चेंज होता है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? ठीक है, क्या ऐसा ही चेंज तब आएगा अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े को ऐसे बीट कर रहे हो जोर जोर से? लेट अस फाइंड आउट। ये तो हम करके भी देख सकते हैं। नो एक्टिविटी 4.1 में देखिए बेटा, आपने स्मॉल आयरन नेल ली है जिसको हम कील कहते हैं, अ कोल पीस लिया है, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड लिया आपने। तो आपने क्या करना है? बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। आपने उस आयरन नेल को एक हैमर के साथ बीट करना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है अपना, आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्राई टू हिट हार्ड, ओके, जोर से मारने की कोशिश करिए। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। अब देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हो प्रैक्टिकली। साइंस देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जितनी एक्टिविटीज करोगे उतनी ही ऑब्जर्वेशंस आपके साथ आएंगी, और जो ऑब्जर्वेशन से आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो करते हो बच्चे, दैट गोज ऑन विद यू, है ना, वो पूरी थ्रू आउट लाइफ आपके साथ जाती है। तो यहाँ पर मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ये वर्ड आपके लिए आया है मेलिएबिलिटी। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर लूँ, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी उसमें शेप चेंज कैसे होती है उसकी, ठीक है, दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। आप किसी मेटल को बीट करके करके उसको शीट्स की शेप दे देते हो, तो वो उसकी मेलिएबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए ये मेटल्स के केस में किस तरह से होती है, नॉन मेटल्स के केस में किस तरह से होती है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। जब आप करोगे ना बच्चे, तो जो आयरन नेल है वो फ्लैटन्ड, इट फ्लैटन्ड, ठीक है, फ्लैट हो जाएगी वो। तो इसकी मिलियलिटी क्या है? इट फ्लैटन्ड इनटू शीट्स, ओके। देन कोल पीस, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। देन अगेन एल्यूमिनियम वायर, इट फ्लैटन्ड, एंड पेंसिल लेड अगेन इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो यहाँ पर भी आप पेंसिल से एक लाइन लिख लो मेरे, ठीक है, कि जो ये जिनको हमने पहले मेटल्स कंसिडर किया था प्रीवियस 4.1 टेबल में, जिनका शाइनी अपीयरेंस था और वेरी हार्ड थे, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम, तो ये फ्लैटन्ड हो रहे हैं, यानी इनकी मेलिएबिलिटी है, ठीक है। और जो दूसरे नॉन मेटल्स हैं, कोल पीस एंड पेंसिल लेड, ये क्या हो रहे हैं? दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस। तो ये हमारे पास सेकेंड डिफरेंस आ गया हमारी ऑब्जर्वेशन से। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating, है ना, चेंज हो गई। अब आप सिल्वर फॉइल जो स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हो, तो आपको आप समझ में आया कि सिल्वर फॉइल को किस तरह से शेप दी गई होगी। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड। सबके घरों में होती है एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना रैप करके लाते हो स्कूल में। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नंबर 1 प्रॉपर्टी। राइट डाउन इन योर नोटबुक, ऑल मेटल्स they can be beaten into thin sheets, okay, so this property is known as malleability। जबकि नॉन मेटल्स के केस में क्या देखा था हमने? कोल पीस और लेड पेंसिल, दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस, है ना, तो वहां मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एज यू हैव नोटिस्ड कोल और पेंसिल लेड इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, है ना। तो कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स? हम उनको नहीं कह सकते मेटल्स, वो तो नॉन मेटल हैं, कोल एंड लेड। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? अपनी मम्मी से पूछो कि क्या वो किसी गरम गरम पैन को जिसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन से ना बना होकर मेटल का हो, तो उसको छू सकते हो? है ना, वो छू सकते हैं? जल जाएंगे।
परहैप्स नॉट, वाई, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, हीट पास हो रही है उनमें। Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. So, on the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? We know wood and plastic are insulators. आप सभी बच्चों को पता है, आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो वुड और प्लास्टिक है दे आर इंसुलेटर्स, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर। यही कारण है कि स्क्रू ड्राइवर जो वो यूज करता है, तो उसका जो हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का, वो किस लिए होता है? प्लास्टिक का बना होता है वो, ठीक है। और प्लास्टिक इंसुलेटर का काम करता है, तो उसको ना इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो यही कारण है स्क्रू ड्राइवर का हैंडल जो प्लास्टिक से बना होता है, क्यों बना होता है। एक्टिविटी 4.2 में देखोगे बेटा, ये सर्किट कंप्लीट करना है आपने। बहुत सिंपल सा है। हम इलेक्ट्रिक टेस्टर लगाते हैं ना इसमें, तो बल्ब कब ग्लो करेगा? जब यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज लगाएंगे जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स को अगर हम लगाते हैं तो ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब विल ग्लो। लेकिन इसकी जगह अगर हम बेटा इंसुलेटर्स लगाते हैं, वुड लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेटल्स की प्रॉपर्टी आ गई, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 6th क्लास में आपको मैंने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से करवाई हुई है। इसको रिपीट करके दोबारा 4.3 टेबल को भरिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स मांगी गई है। आपको मटेरियल्स दिए गए हैं आयरन रॉड, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, ठीक है। तो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बताना है आपने। तो अगेन फटाफट से पहचान लो, वेरी गुड, वेरी नाइस। आयरन रॉड मेटल है ना। देन कॉपर वायर मेटल है, तो ये दोनों क्या होंगे? दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन सल्फर, कोल पीस, दे आर द नॉन मेटल्स। पीछे हमने इतनी सारी एक्टिविटीज में प्रूव किया है ये, तो इट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनको आप प्रूव भी कर सकते हो सर्किट के थ्रू। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece or coal piece are poor conductors. Okay? तो हमने जस्ट रीड नहीं किया, हमने एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूफ भी किया है ना। तो नेक्स्ट देखियो, ये पहेली क्या कहती है? ओ, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। उसको सब कुछ याद आ जाता है, जैसे इस वक्त आपको भी याद आ रहा है, और आप, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, और आप कह रहे हो यस मैम, वी हैव डन दिस एक्टिविटी इन क्लास 6th also. Now, where do you find the use of aluminium and copper wires? आप कहाँ पे इनका यूज देखते हो? Have you seen wires of coal? आपने कभी कोल की वायर्स देखी है? भाई मैंने तो नहीं देखी। हाँ, definitely not. The property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. पहले थी एक malleability, तो malleability को आप ऐसे याद रखो कि malleability को यानी metals जो है वो drawn into sheets. ओके, और डक्टिलिटी को आप कैसे याद रखोगे कि जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी वायर्स बन गई, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हेन मेटल्स दे आर ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, so this property is known as ductility. Okay, have you ever noticed the difference in sound on dropping on iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. फटाफट से अभी उठाइए, जल्दी से एक प्लेट उठाइए, मेटल कॉइन लीजिए अपने हाथ में, कोल ले लो फिर दूसरे हाथ में। अब इसको आपने फ्लोर के ऊपर क्या करना है? ड्रॉप करना है, ठीक है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? करना है बच्चे, क्योंकि जब पता होने पर भी अगर हम नहीं करते तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जगह नहीं बनाता, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाता, तो हमें भूल जाता है, इसलिए हमने ये करना है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव रीजन? अब मुझे ये बता दो कि आप जाते हो मंदिरों में तो वहां आपको लकड़ी की बेल्स दिखाई देती हैं क्या? नहीं दिखाई देती ना। तो सोचो आप, क्यों नहीं होता ऐसे? Yes, you are right. कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। The things made of metals produce ringing sound when struck hard. हमें यहाँ पर मेटल बेल्स चाहिए, ठीक है, ताकि उनको जब हम स्ट्रक करें तो उनमें से रिंगिंग साउंड आए, बिकॉज मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा
उनमें से आवाज आती है, साउंड्स आती हैं, जिनको मेटल्स को हम कहते हैं सोनरस। ओके, SONOROUS, सोनरस मीन्स खनक होती है, एक आवाज आती है मेटल्स में से। और ये आप जब ड्रॉप करोगे ना उस कॉइन को, ठीक है, और प्लेट को, स्टील प्लेट को, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि yes, these are the metals and they are sonorous. So the materials other than metals are not sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्टिविटी करके निकाली है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वन शॉट में फिर से क्लियर कर दूं, हार्ड की हमने करी, लस्ट्रस यानी शाइनी होते हैं, मेलिएबल यानी दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, डक्टाइल यानी दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, सोनरस यानी दे हैव साउंड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी वो अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने के लिए। Yes, now the materials which generally possess these properties, they are called metals. This is the proper definition of metal. कोई problem नहीं होनी चाहिए. What are metals? Metals are those materials which have these properties जो आपको मेंशन की गई है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। Now the examples of metals, बहुत सारे examples आप खुद भी दे सकते हो, लेकिन हम ये वाले पढ़ लें जरा, एक बार रीड कर लें इनको। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। In contrast, materials like coal and sulfur, they are soft and dull in appearance, है ना, हमने देखा, they break down into powdery mass, है ना, they are not sonorous, they are poor conductor of heat and electricity। तो जो सारी की सारी जो चीजें ये आ गई ना उनके बारे में, तो these are the properties of non metals, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स में डाल दो, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ओके, हमें क्या है डाल देते हैं हम। अब तो हमें अच्छे से समझ में आ गया मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। Now metals like sodium and potassium are soft, ठीक है। अब तक हम देखो एक्सेप्शन हर जगह होती है ना, हर तरह के इंसान होते हैं, है ना, तरह तरह की वैरायटीज होती हैं वर्ल्ड में, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ मेटल्स के केस में क्या एक्सेप्शन है, ये भी देख लेते हैं। कुछ जो होते हैं ना हमारे सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स, ये बेटा हार्ड ना होकर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इतने सॉफ्ट होते हैं ना बच्चे, इनको हम नाइफ से काट भी सकते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये क्वेश्चन अपना जीके का अपने दिमाग में बिठा लो, नेम टू सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। क्या बोला मैंने, नेम टू सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो योर आंसर विल बी यस, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, भूलना ही नहीं है आपने। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. जो mercury है, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली मेटल्स सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक हमारे पास है ऐसा मेटल जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने यूज किया था, है ना, 7th क्लास में। तो दैट मेटल इज नोन एज मरकरी। तो मरकरी को कभी नॉन मेटल मत बोलना, ठीक है, ये गलती कभी मत करना। इट इज द ओनली मेटल, ये सिर्फ इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक्सेप्शंस आपके माइंड में मैंने बिठा दी है, आई होप आप उनको याद रखोगे। 4.2 देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझोगे आप सारे, क्योंकि यही सारा नॉलेज आपने फर्दर अगली क्लासेस में एज अ बेस यूज करना है। अदरवाइज आपको 9th-10th में कुछ भी मेटल्स नॉन मेटल समझ में नहीं आने वाला। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन की बात करें, सबसे पहला, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आपको पता है जंग लग जाता है लोहे में, जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है ना आयरन, तो उसमें जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी आयरन की, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, आप उस रिएक्शन को याद करो जिससे जंग बनता है। You had also performed in class 7th an activity of burning manganese ribbon in air, याद आई है आपको? Yes, you had learned that in both the processes oxide formation takes place, ठीक है। तो ऑक्साइड्स बनती हैं बेटा इन रिएक्शंस में। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन।
तो ये जो आपका आयरन है जब एयर के कांटेक्ट में आता है यानी ऑक्सीजन के और पानी के कांटेक्ट में आता है जिसका फॉर्मूला है H2O, तो ये हमको क्या देता है? देन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? तो फर्स्ट वाले केस में भी हमको क्या मिलेंगी? आयरन ऑक्साइड्स मिलेंगी। सेकेंड वाले केस में भी हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इट मीन्स when metals reacts with oxygen they form oxides. ओके, आयरन की ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? फेरिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जो नॉन मेटल्स परफॉर्म नहीं करते। नाउ एक्टिविटी 4.3 देखिए। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Now collect a spoonful of rust and dissolve it in very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. पानी में suspend रहेगी rust. Shake the suspension well, अच्छी तरह से हिलाइए उसे. Test the solution with the red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? अरे भाई याद आ गई आपको अपनी पिछली 7th क्लास? नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, ठीक है, जो हमें ये बताता है वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्या था एसिड में? कौन सा कलर लाएगा वो? ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड, यस, और बेस में रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू कलर। आ गया याद आपको? चलो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं रेड लिटमस पेपर को, ठीक है। टेस्टिंग द नेचर ऑफ द रस्ट। देखिए, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? अब वो कॉपर की बात कर रहा है कि कॉपर भी ऐसे होता है, कॉपर में भी ये होता है। यस, क्यों नहीं होता, लेकिन हम उसमें कलर जो डिफरेंट होता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। आप देखना बेटा आपके घरों में अगर कॉपर का जग पानी पीने के लिए कोई यूज करता होगा ना और काफी पुराना हो गया होगा वो जग, तो आपको एक ग्रीनिश सी लेयर कॉपर के सरफेस पे दिखाई देगी, ठीक है, वेसल पे। तो वो ग्रीनिश लेयर क्या है? दैट इज रस्टेड कॉपर। उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है कॉपर की। कॉपर जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वहां पे एक ग्रीनिश लेयर बना रहा है, ठीक है। तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपने केमिकली इसको याद करना है। आपने जो ग्रीन कलर की कोटिंग आई है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये जो रिएक्शन है ये अपनी नोटबुक पे लिख लो और इसे लर्न भी करना है कि कॉपर जब वाटर के कांटेक्ट में आता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एयर के कांटेक्ट में आता है जिसमें CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड देता है और कॉपर कार्बोनेट देता है। ये आपने याद करना है। और कलर किस तरह का आता है हमारे पास? ग्रीनिश कोटिंग। ओके, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। 7th क्लास की एक्टिविटी को रिकॉल करो, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. आप 10th क्लास में जाओगे ना बच्चे, तो वहां पे आपके स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी ही दी गई है, ठीक है। तब आपको मेरी 8th क्लास में बताई हुई बातें फिर से याद आएंगी और काम भी आएंगी, ठीक है। आपने जो मैग्नीशियम रिबन 7th में एक्टिविटी की थी वो अब आ रही है काम में, और ये वाली आपकी 10th में आने वाली है, ठीक है। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. So, is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turns blue. ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि जब रेड लिटमस आपका ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसका नेचर कैसा होता है बच्चे? बेसिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड्स जितनी भी हैं बच्चे, दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब हमने रेड लिटमस डाला तो रेड ही कलर का रहेगा वो, क्योंकि वो बेसिक है। लेकिन जब हमने जो दूसरा रेड लिटमस डाला वो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब वो बेसिक है नेचर में। और अगर हम ब्लू डालते हैं लिटमस इसमें तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो इट is observed here that
द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स यानी मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये आप अपना लिख लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो इसको। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। आप देखिए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर लेना है। सल्फर ये लैब में मिलता है बच्चे, जब स्कूल आओगे तभी कर पाओगे इसे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating स्पून एंड हीट इट। गर्म करना है ना। अगर ऐसा स्पून अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मेटालिक कप भी ले सकते हो, ठीक है। तो गिव इट शेप शोन इन फिगर 4.4a। 4.4a पार्ट में दिया हुआ है। ये देखो, इस तरह से वो स्पून आपने बनाना है। इसमें सल्फर पावर को आपने पाउडर को हीट करना है। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, होगा क्या? जैसे सल्फर बर्न करना शुरू होगा बच्चे, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार एंड ग्लास टम्बलर, ठीक है। कवर द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। आपने उस टम्बलर को इस तरह से ढकना है कि उसमें से जो गैस रिलीज होगी वो बाहर ना जाए। Now remove the spoon after some time. Add small quantity of water to the tumbler and quickly replace lid. ठीक है। Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus paper. तो आप क्या देखोगे यहाँ पे? टेस्टिंग हो रही है लिटमस पेपर से। अब मुझे फटाफट से बता दो वैसे होगा क्या? वैसे सल्फर जो है वो नॉन मेटल है ना। आप उसमें जब लिटमस पेपर डालोगे तो जो ब्लू लिटमस है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में, है ना। इसका मतलब नॉन मेटल्स कैसे एसिडिक ऑक्साइड्स बना रहे हो, है ना। The nature of the product formed the reaction of sulfur and oxygen sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as, देखो कैसे, sulfur dioxide when reacts with water it gives sulfurous acid. इसका मतलब क्या हुआ? The sulfurous acid turns blue litmus paper red. Generally oxides of non-metals are acidic in nature. Very important line, इसको underline कर लो। जब भी आप नॉन मेटल्स के साथ ऐसा कुछ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो इन सारे नॉन मेटल्स ने आपको क्या देना है? एसिड देना है, ठीक है, एज अ रिजल्ट। क्योंकि जितने नॉन मेटल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। Now recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. तो दो बातें फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पूरी कहानी का निचोड़ है कि जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स यानी कि आयरन, कॉपर ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। एंड जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे सल्फर का हमने अभी एक्टिविटी की, ये होती हैं एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, हमेशा याद रखोगे। इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. तो ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में है रे मेरे भाई, पक्का आता है बोर्ड एग्जाम्स में। 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। आप जो ये पढ़ रहे हो ये आपका 10th तक चलने वाला है साथ में। और वहाँ पे क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली यही पूछा है कि वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो मेरे भैया इसे 8th में ही करके जाओगे तो इजी रहेगा। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव का मतलब क्या है? इसको अगर एयर मिले, वाटर मिले, रिएक्ट हो जाता है ये, ठीक है, अपना रिजल्ट शो करना शुरू हो जाता है। इट रिएक्ट्स वाइगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर और बहुत सारी हीट भी जनरेट करता है। तो फिर हम ऐसे नहीं ना रख सकते उसको, सोडियम मेटल को, है ना, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, इतनी सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब हमने उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो रिएक्ट ना करे। तो यही कारण है उसको कि वो सिंपली हम उसको नहीं स्टोर कर सकते। वी विल स्टोर सोडियम मेटल इन केरोसिन जस्ट बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। ओके, तो अब ये टेबल है आपका, इस टेबल को आप खुद भरोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का नाम है, ठीक है, मेटल है कैल्शियम, यहाँ पे नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल है यहाँ पे सल्फर। तो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स और बेसिस में बताना है
क्या रिएक्शन इनका होने वाला है। ठीक है, तो आप जो देखोगे जितने भी बेसिस के नाम लिखे होंगे तो वहां पर दे आर शोइंग एसिडिक करेक्टर। ओके, दे आर मेकिंग एसिड्स, दे आर मेकिंग एसिड्स। ओके, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, सॉरी जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर मेकिंग एसिड्स, एंड जितने भी मेटल्स हैं दे आर मेकिंग बेसिस। ओके, तो नॉन मेटल्स जो है आपके दे आर एसिडिक इन करेक्टर एंड मेटल्स दे आर बेसिक इन करेक्टर। अब आपका आ जाता है 4.5। ये लैब में करने वाली एक्टिविटी है बेटा। ठीक है, तो इसको हम आप रीड कर लो। ठीक है, एंड इट इज डन इन द लेबोरेटरी बिकॉज सोडियम इज वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। You observe that sodium reacts vaguely with water, इतना समझ लीजिए। Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are reactive in air. Such non-metals are stored in water. Okay. For example, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. अगर हम फॉस्फोरस को एयर में रखेंगे खुला ओपनली तो रिएक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट कैचेस फायर। तो टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। यही कारण है कि फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज एयर में ये अपना रिएक्शन शो कर देता है, इट कैचेस फायर। नाउ रिएक्शंस विद एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स, किस तरह से बिहेव करते हैं ये। तो ये आपको एक्टिविटी 4.6 दे रखी है बेटा। ठीक है, इसमें ये भी आपने बहुत केयरफुली करनी है, और लैब एक्टिविटी है, इसको लैब के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, then is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is bring near the mouth of the test tubes? तो मैं आपको याद दिला दूं कि पॉप वाली साउंड तब भी आई थी जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, है ना। यानी मेटल्स को जब हम बर्न करेंगे तो पॉप साउंड से क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलती है? Yes, you are very much right. हाइड्रोजन गैस निकलती है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. Okay? अब समझ में आया आपको मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया था तो वहां पे पॉप साउंड क्यों आई थी? क्योंकि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। You must have noticed that. Now reactions of metals and non-metals with acids. इस टेबल को आप ध्यान से करके फिल कर लोगे बच्चे। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर मेटल है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये याद रख लो। रिएक्शंस विद बेसिस, अगेन लैब एक्टिविटी है। Then displacement reactions. Displacement reactions may recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. So this is also your lab activity. क्योंकि एक्टिविटीज जो बेटा समझ आता है वो आपको ओरली नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं आपको। Keep the beakers undisturbed for some time. Record your observation in your notebook. When you will come into your school, you will do this in your laboratories. Now, what changes do you observe in the various beakers? ये आपने सारी अपनी observations लिखनी है। यहाँ जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है बेटा? Why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker? The reaction can be represented as follows. देखिए, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। Now Paheli is saying, I have understood the reactions taking place in the beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D and E. There could have been displacement of zinc by copper in
बीकर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जिंक जो है बेटा, जिंक की रिएक्टिविटी, कॉपर की रिएक्टिविटी ये डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन इट। व्हेन जिंक कैन replace copper in beaker A. Why cannot copper replace zinc in beaker C? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे रिएक्टिविटी का फैक्टर यूज होगा। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स based on facts, and the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. This is the reason why zinc displaces copper or iron. ठीक है, a more reactive metal can replace a less reactive metal. This is the basic principle over here. But a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है आएगी बेटा आपकी बड़ी क्लासेस में, जिसमें आपको पूरा दिया होगा which is the most one, most reactive one, which is the least reactive one. तो जैसे हम नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं they are least reactive, जैसे हम मेटल्स की तरफ जाते हैं they are more reactive. Now you should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. So these are the uses. Non-metal essential for our life. ऊपर आपने metals के use देख लिए सारे बच्चे, ये question बना लो. What are the uses of metals? ठीक है, और फिर नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है ना, अगर हम कहें नॉन मेटल एसेंशियल नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हमें ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन गैस चाहिए इट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, जो अल्टीमेटली प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं। Non-metals used in water purification process. Non-metal used in purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Non-metals used in crackers also. दिवाली में पटाखे फोड़ के मजे लेते हो तुम, है ना? That is just because of non-metals. You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences. Okay. अब ये क्या कहते हैं देखिए. I heard that magnesium is found in plants. In what form is it found in them? ये पहेली का क्वेश्चन है. Okay. In class 7th you have learned that in chemical reaction new substances form करते हैं. These substances are different from those which underwent the reaction. ठीक है, reactant से अलग होते हैं, obvious है. नई चीज बनेगी, product should be different. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating, by electrolysis, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, देखो बहुत बड़ी डेफिनेशन आपकी एलिमेंट की हाथ लगी है यहाँ पे, अंडरलाइन करो। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस में ब्रेक डाउन नहीं होते, ना ही ठंडा करने से, हीट करने से, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, so is iron, carbon too is an element. The smallest unit of an element is atom. What is the smallest unit of element? It is atom. A sample of an element contains only one kind of atoms. जितने भी elements हैं उनमें same kinds of atoms होते हैं, हमेशा याद रखो ये fact है. The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid as vapor sulfur. Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. There are no more than 92 naturally occurring elements. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. Most of the elements are metals, less than 20 are non-metals. A few are metalloids.
which possess characters of both metals and non-metals. अब ध्यान से सुनेंगे, पेंसिल उठा लो अपनी, फटाफट से क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे इसमें से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है, दोज विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू बाय केमिकल रिएक्शंस बाय कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सल्फर? सल्फर इज एन एलिमेंट। ओके, third question, name the smallest unit of element, that is atom. Okay, which type of atoms are in elements? Only one kind of atoms are there. Example दे दो आप जो इसमें दिया है. Then how many naturally occurring elements are there? 92. Okay, near about, about word use करोगे यहाँ पे, near about या more than 92. Then metals are more or non-metals are more? Yes, most of the elements they are metals. Less than 20 are non-metals. Less than 20 elements they are non-metals. Okay, और metalloids वो होते हैं बेटा जो metals की property भी show करते हैं और non-metals की भी property show करते हैं. तो ये आपका चैप्टर था. कीवर्ड्स दिए यहाँ पे, एटम, कंडक्टर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, मेटल्स, मेटलॉइड्स, then non-metals, sonorous, all the terms they are discussed in the chapter. The concept is made clear to you. These are the points what you have learned. बेटा इन points को पढ़ना बहुत जरूरी है because it's just a revision of the chapter and important terms are there. I hope you have enjoyed this. As usual, wait for the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.